गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, और इसके बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो व्यवस्थित एलिमेंट्स हैं उनके जो गुण हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं और कब गुण समान रहते हैं और कब गुणों में विभिन्नता आती है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके इतिहास की ओर जाऊंगा कि जब इन तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखे जाने का प्रयास किया जा रहा था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेबल की खोज करने की कोशिश करी, जैसे कि डोबेराइनर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, लेकिन उन वैज्ञानिकों को इस कार्य में सफलता उतनी नहीं मिल पाई। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा, उनका नाम था मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल एक बनाई थी। उस पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त उन्होंने जो बेस लिया था वो लिया था तत्वों का परमाणु भार, यानी कि उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं पुराना आवर्त नियम। तो मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उस समय तक परमाणु क्रमांक के बारे में ज्ञात नहीं था, तो परमाणु भार के बारे में ज्ञात था। तो मेंडलीफ ये समझा करते थे कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने क्या करा कि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करना शुरू करा, और जब उन्होंने इस प्रकार से रखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे तत्व जो समान गुणधर्म वाले हैं वो एक ही साथ आ जाते हैं, एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने एक टेबल बनाई जिसको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। परंतु कुछ समय बाद कालांतर में यह ज्ञात हुआ कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जितनी कमियां थी उसको इस आधार पर इस आधार पर हटाने का प्रयास किया गया और तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में न रखकर बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया, जिस आधार पर मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने कालांतर में लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूप ले लिया। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने है यहाँ पर, इसके बारे में अब हम जरा सा पढ़ेंगे। तो इसके पहले से कुछ बेस पढ़ते हैं। तो जैसे कि आवर्त किसे कहते हैं और समूह यानी ग्रुप किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कहलाती हैं हमारी, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाती हैं। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हमारे स्थित है। तो यानी कि जो पीरियोडिक टेबल हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल मिला के 7 आवर्त हैं। तो 7 आवर्त क्या हुए, जो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज खानों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और इसके अलावा जो ये आप ग्रुप्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ऊर्ध्वाधर कॉलम देख रहे हैं, इनको कहा जाता है ग्रुप। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 2 और यहां से यहां तक गिनेंगे तो 10 और यहां से यहां तक गिनेंगे तो 6, यानी 2 10 12 12 और 6 18, यानी कुल मिला के 18 समूह होते हैं। तो यानी आवर्त सारणी में हमारे 7 आवर्त एवं 18 समूह है जिनमें हमने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। अब इस पीरियोडिक टेबल में, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। आपका इन 4 ब्लॉक्सों को हमें समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पहला कॉलम है और ये जो दूसरा कॉलम है, ये 2 कॉलम मिलके एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। क्या कहा मैंने कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम मिला के आपके क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। वहीं आप अपने टोटली राइट हैंड साइड पे जाइए, इस साइड से देखिए, तो ये जो 6 कॉलम आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम आपका मिलके पी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ठीक आपको ये 3 आवर्त दिख रहे हैं। ये चौथा भी है वैसे, लेकिन ये मेनली ये 3 आवर्त जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये नीचे के भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और
इस पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे अगर आप जाएंगे तो ये जो दो आपको आवर्त दिख रहे हैं ये आपके हमारे क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जिनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। इस पीरियोडिक टेबल का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल से भली भांति परिचित हैं तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, उस तत्व का आप गुणों की व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं, या उसके कुछ गुणों के बारे में आप प्रिडिक्शन भी आसानी से लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन एलिमेंटों को किसी को एस ब्लॉक में रखा गया है, किसी को पी में रखा है, किसी को डी में रखा है और किसी को एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने चैप्टर पढ़ ही लिया होगा, वहां पर आपने अफबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग को देखा होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस आधार पर आप इलेक्ट्रॉनों का जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो किसी भी तत्व को एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में रखे जाने का जो आधार होता है वो आधार होता है कि उस तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में इंटर कर रहा है। तो जैसे कि आप ये देखेंगे, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों में से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकोष में प्रवेश कर रहा होगा, इसीलिए ये हमारे क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इसी प्रकार ये आप जो देख रहे हैं ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस कोश में एस उपकोष में प्रवेश कर रहा होगा, जिस आधार पर इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। अब अगर आप यहां पे बिल्कुल राइट हैंड साइड की ओर जाके देखेंगे, इन 6 जो कॉलम है इनमें से कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहा होगा, जिस आधार पर इन तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है। अब बीच में आप ये देखिए, यहां से लेके कैल्शियम के बाद, कैल्शियम 20 के बाद, स्कैंडियम 21 के बाद आप यहां से देखेंगे और इसके नीचे के खानों में देखेंगे आप, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं ये हमारे संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनके वाय कोश का इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा, वाय कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका क्या कर रहा होगा, डी सबशेल में इंटर कर रहा होगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। अब इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका जो डी सबसेल होता है, वाय कोश से अंदर के कोश का जो डी सबसेल होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन जब आप इनके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ZnCd और Hg, तो ये आप देखेंगे कि इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो डी सबसेल है इनका, वो कंप्लीट रूप से फील्ड होता है, इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। फिर आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो क्या कॉपर भी संक्रमण तत्व नहीं है? जी नहीं, कॉपर संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व की जो ट्रू डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऐसे तत्व जिनका ग्राउंड स्टेट में या अपनी किसी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था में D10 कॉन्फ़िगरेशन ना हो, यानी जिनका डी सबसेल कंप्लीट रूप से फिल्ड ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। जब आप जिंक, कैडमियम, मरकरी देखते हैं, इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 होती है। तो जब इनके +2 अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में जाते हैं तब भी ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी आपका संक्रमण तत्व नहीं है। जबकि कॉपर की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक +1 और एक +2। तो जब ये अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो ये D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जिस कारण कॉपर जो होता है आपका वो संक्रमण तत्व कहलाता है।
अब इसमें जब आप यहां जाएंगे La57 और Ac89, जब आप यहां देखिए आपका ये स्कैंडियम के बाद ये ट्रियम है, इसके बाद लैंथेनाइड, यहां पर La57 होता है और यहां पर आपका एक्टिनियम Ac होता है। ये दो खाने आपके खाली दिखा रखे हैं आपका, तो यहां पर लैंथेनियम और एक्टिनियम ये दो तत्व होते हैं। यहां से लैंथेनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट्स हैं आपका, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F सबशेल में इंटर करता है, इसीलिए इनको F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और क्योंकि ये लैंथेनियम से शुरू होता है तो इस सीरीज का नाम हम क्या बोल देते हैं, लैंथेनाइड सीरीज कह देते हैं। जबकि इससे नीचे अगर आप देखेंगे एसी एक्टिनियम है आपका, एक्टिनियम में आपका के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, उनमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो F सबशेल में इंटर करेगा, इसीलिए इनको आपका F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इस पीरियोडिक टेबल के आधार पर आप आसानी से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो उससे जो नीचे वाले तत्व होंगे सारे के सारे उसी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉलो करेंगे। जैसे लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। आपने कहा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s1 होगा, यानी कि इस जो फर्स्ट हमारा S ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हर तत्व के वाई कोश में जो होगा वो S उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो। इसी प्रकार Be का कहेंगे तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो इसके वाई कोश के जो S उपकोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, तो इन सब में आप जैसे इसमें 2s2 आ रहा है तो इसमें 3s2 हो जाएगा, इसमें 4s2, इसमें 5s2, इसमें 6s2 और इसमें 7s2 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर आपको पहले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो वही आप एक एक करके एक एक क्वांटम संख्या बढ़ा के इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों को आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में थोड़ी सी परेशानी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आ सकती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो SC TiV Cr Mn FeCO NiCu Zn, यहां तक आपने पक्का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों को फिल किया होगा अबाव नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप नीचे की ओर चलेंगे तो थोड़े से आपको यहां पर एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर आप याद करें, ये हमारी जो सीरीज कहलाती है, पहली जो डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करते हैं तो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। इसके बाद इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो ये 4D ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है और ये 5D ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। तो अगर आपको इन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों को अच्छी तरीके से याद करना है तो थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं जिससे कि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि इनके तो आपको मालूम है, अब 4D ट्रांजिशन सीरीज में आप जाएंगे तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 4D सीरीज में जो होता है 3 और 9 ये आपका डी सबसेल में इतने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकते। यानी कि जैसे कि स्कैंडियम का हमारा होता है 4s2 3d1, तो इसके नीचे का होगा 4d1 5s2 और इससे आगे का आप जाएंगे 4d2 5s2 और इससे आगे जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा नोबेलियम है जैसे, तो इसमें मैंने आपसे कहा कि डी में 3 इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करते, 4D सीरीज में कभी भी डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो यानी कि इसका एक s का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले जाएगा, तो नोबेलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4D आपका 4 हो जाएगा प्लस 5 4d4 5s1 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जहां पर 9 आने वाला होगा S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका उसमें चले जाएगा और इस आधार पर आप आसानी से 4D ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों को भी बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 4D सीरीज में 3 और 9 ये इलेक्ट्रॉन्स कभी डी सबशेल में इंटर नहीं होते आपका। और इसी प्रकार आप 5D सीरीज में अगर आप देखेंगे
तो 5d सीरीज की याद करने के लिए तो इसमें d में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बाकी सारा सेम है, बस d में 8 इलेक्ट्रॉन आपके सेम नहीं होंगे। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के आधार पर आप तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को भी आसानी से बता सकते हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट के गुण ऐसे हैं तो बाकी एलिमेंटों के गुण कैसे होंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का। तो इसको आप थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में ये काफी पूछे जाते हैं। और एक खास बात, ये निकिल पीडीपीटी, NiPdPt, ये जो पीरियोडिक टेबल का ये हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक के ये एलिमेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। और वहां हाइब्रिडाइजेशन निकालना या इनके कंपाउंडों के स्ट्रक्चर्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनों की काफी जरूरत पड़ेगी। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके इन नियमों की सहायता से आसानी से सीख सकते हैं।